हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम PYQs देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव क्विज करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित लक्षणों पर ध्यान दीजिए। आमनत्व, विजातीयता, एकरूपता, बृहद आकार तथा घनत्व। तो कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे विजातीयता, अनामत्व, बृहद आकार एवं घनत्व जो है नगरीय समुदाय की विशेषता हो जाएगी। यहाँ अनामत्व से अर्थात लोग वैयक्तिक न होकर अवैयक्तिक होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, स्वार्थपरक हो जाते हैं। इस तरह के संबंध जो है नगरों में देखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है, नगरीय समुदाय में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं पारस्परिक विश्वास से, बढ़े हुए संचार से, बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य क्रिया से, अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से जो है मानवीय संबंधों को देखा जाता है नगरीय समुदाय में। अगला है, लुईस बर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे। स्वचालन के प्रभाव का, उद्योगवाद के प्रभाव का, उत्तर उद्योगवाद के प्रभाव का, नगरीयवाद के प्रभाव को। तो लुईस बर्थ प्रथम विश्लेषण करने वाले थे नगरवाद या नगरीयवाद के प्रभावों का। अगला है, नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? जब विदेश से आए प्रवासी वहाँ रहने लगते हैं, या जहाँ फैशनेबल पड़ोस तथा नगरीय पुनरुत्थान होता है, जहाँ सीमांती समूह रहने लगते हैं, जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं नगरीय विकास का भद्रलोकीकरण हो जाने लगता है। जब वयोवृद्ध की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ उत्पादन क्षमता में कमी आती है, तो भद्रलोकीकरण उसी से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अवधारणाएं हैं, सूची 2 में हमारे विद्वान हैं। तो समजातीय पारिस्थितिकी तंत्र किससे संबंधित है? तो समजातीय पारिस्थितिकी जो तंत्र जो संबंधित है वह रॉबर्ट पार्क से संबंधित है। तो रॉबर्ट पार्क से संबंधित है। तो हम यहाँ पे एक और सी को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ए का 4 है। दूसरा है, गांव एक गणतंत्र की भांति है। तो यह कथन किससे संबंधित है? चार्ल्स मेडकॉफ से। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन में हमारा 2 नहीं है, तो राइट हमारा आंसर डी हो जाएगा। उपनगरीय समूहन की चर्चा करते हैं पैट्रिक गेट्स, और जग दिखावे अर्थात का दिखावे का उपभोग अर्थात विलासी वर्ग की चर्चा करते हैं थर्स्टीन वेबलर। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस मेथड से हम एग्जाम में अपने समय को बचत कर सकते हैं, एलिमिनेट मेथड से। लेकिन प्रैक्टिस के करते समय आपको सभी ऑप्शन अच्छे से देखना रहता है। लेकिन आप एग्ज़ाम में अगर आपको एक मैच कराने से आंसर मिल जाता है तो आप एक आंसर मैच करा के आंसर दे सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार कीजिए। गरीब की संस्कृति, नगरीयता जीवन शैली के रूप में, क्षेत्र का सिद्धांत, लोक नगरीय निरंतरता या विश्वव्यापीकरण। उपरोक्त उदाहरणों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्षेत्र का सिद्धांत आया, उसके बाद नगरीयता जीवन शैली के रूप में देखा गया, उसके बाद लोक नगरीय निरंतरता की बात कही गई है, उसके बाद ऑस्कर लेविस द्वारा गरीबी की संस्कृति की बात कही है, लास्ट में विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण के रूप में भी इसे हम देख सकते हैं। तो 5वें नंबर पे हमारा 5वां होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। पहले क्षेत्र का सिद्धांत, उसके बाद नगरीयता जीवन शैली,
उसके बाद लोक नगरी निरंतरता, उसके बाद गरीब की संस्कृति, उसके बाद विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। अगला शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक था आबादी का घनत्व, गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी का ऊंचा प्रतिशत, ऊंची साक्षरता दर या मलिन बस्तियों का विघनता। तो वैसे तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पूछा सर्वप्रथम मानक क्या था कि गैर कृषि कलापों में जो है नौकरी का ऊंचा प्रतिशत जहाँ होता है उसे शहर कहा गया। अगला है समान नृजाति समुदाय वाले नगरी मलिन बस्ती को घेट्टो कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार निम्नलिखित में से किस नृजाति बस्ती के लिए किया गया? तो सबसे पहली बार कहाँ गया? लंदन के एशियन लोगों की बस्ती के लिए, यूरोप में यहूदियों की बस्ती के लिए, लॉस एंजल्स में चीनियों की बस्ती के लिए, या यूएसए में इटालियनों की बस्ती के लिए। तब इस शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यूएस में इटालियनों, जो इटालियन लोग थे उनकी जो बस्ती थी वहाँ पे, उसके लिए घेट्टो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अगला है शहरी समुदाय के विकास, विन्यास, भौतिक स्वरूप, सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानिक अध्ययन कहलाता है। शहरी भूगोल, शहरी आकारिकी, शहरी पारिस्थितिकी, शहरी संस्कृति विज्ञान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शहरी आकारिकी। शहरी समुदाय के विकास, विन्यास, भौतिक स्वरूप और सामाजिक समूहों के वितरण के अध्ययन के रूप में देखा जाता है शहरी आकारिकी। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लोक समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ये लघु होते हैं, ये वियुक्त होते हैं, ये रूढ़िवादी होते हैं, ये विषम होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है लघु समुदाय विषम न होकर उसमें समानता की गुण पाई जाती है। इनके अलावा लघु होते हैं, वियुक्त होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं लघु समुदाय। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर विकसित होते हैं जहाँ संसाधनों का आधिक्य होता है, इसमें सम्मिलित समाज तथा समूह मात्र जीवन पुष्ट के लिए आवश्यक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं, पर्याप्त मानव शक्ति होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा शहरों का विकास सभी जगह होगा जहाँ पर संसाधनों का आधिक्य, सम्मिलित समाज और मात्र जीवन पुष्ट के लिए अधिक आवश्यक संसाधनों पर नियंत्रण अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, पर्याप्त मानव शक्ति अर्थात उद्योगों में कार्य करने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति। तो इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। सूची 1 में विद्वान है, सूची 2 में उनके द्वारा नगरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो है। तो सर्वप्रथम हेनरी पिरेन ने नगरों को राजनैतिक, बौद्धिक और आर्थिक केंद्र के रूप में जो है वर्गीकृत किया है। उसके बाद आते हैं बीएफ होजोलिट्स जो करते हैं वह प्रजनक और परजीवी नगर की बात करते हैं। यहाँ पे जो है ना यह मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ पे होना चाहिए रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर। तो रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर जो है वो बात करते हैं नियमित विकास और विषम विकसित, नियत विकसित या विषम विकसित। तो इसे हम लघु या बृहद नगर के रूप में भी देख सकते हैं। अगला है फिलिप एम हासर ने पूर्व औद्योगिक और महानगरी के रूप में नगरों का वर्गीकरण किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हेनरी पिरेन जो है वह राजनैतिक, बौद्धिक और आर्थिक केंद्र की बात करते हैं। बीएफ होजोलिट्स जो बात करते हैं वह प्रजनक और परजीवी नगर की बात करते हैं। उसके बाद नियत विकसित और विषम विकसित की बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर। उसके बाद करते हैं फिलिप एम हाजर जो है वह बात करते हैं पूर्व औद्योगिक तथा महानगरी नगर की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, 3, 2, 1।
तो 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित नगरों में से संबंधित कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कृषितर क्रियाविधि व्यापक तथा वाणिज्य, स्वैच्छिक संस्थाएं हित समूह, आभासी समूह, शहरी चमक धमक, सामाजिक गतिशीलता, एस्थेटिक जनसंख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब एस्थेटिक जनसंख्या ना होकर गतिशील जनसंख्या होगी। मोबिलिटी पॉपुलेशन, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी जो है सुमेलित नहीं है। अगला लेविस मम्फोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटेनर शब्द। नव प्रस्तर युग, पूरा प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग या सामंती युग? तो लेविस मम्फोर्ड ने सामंती युग को एक कंटेनर की संज्ञा दी है। इसमें जो है इन्होंने दासों की दयनीय स्थिति को देखकर इसे यह संज्ञा दिया है। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा सामंती युग। अगला है जनजातीय की विशेषता है सामान्य क्षेत्र, एकता की भावना, राजनीतिक संगठन या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कस्बे की विशेषता है वर्ग एकरूपता, वर्ग विभाजन, वर्ग पराकोटी या वर्ग संघर्ष? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ग पराकोटी, अर्थात अलग अलग क्षेत्र, जैसे जहाँ नगर और गांव की विशेषता पाई जाती हैं तो वहाँ पे कस्बे की कहा जाता है। इसे वर्ग पराकोटी की श्रेणी में रखते हैं, जबकि गांव को वर्ग एकरूपता की श्रेणी में रखेंगे, शहर को वर्ग विभाजन के रूप में रखेंगे। अगला है मैदानी गांव समृद्ध है किंतु पहाड़ी गांव नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर लोग आलसी होते हैं, पहाड़ों पर जलवायु ठंडी होती है, पहाड़ों पर लोगों को खेती में रुचि नहीं है, या पहाड़ों पर कृषि हेतु भूमि अपर्याप्त है? तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा कि पहाड़ों पर खेती करना या गांव नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर खेती करना जो है उसके लिए भूमि अपर्याप्त है। अगला है गांव में शहरों की ओर प्रव्रजन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है गांव से नगरों के गांव में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, गांव में सड़कों का निर्माण, गांव में बिजली की व्यवस्था, गांव में जीवन गुणवत्ता में सुधार। तो शहरों में प्रव्रजन को रोकने के लिए हमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय होगा कि गांव में ही रोजगार की उपलब्धता करवाई जाए। अगला है गांव का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है जाति व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, परिवहन एवं संचार के साधनों से या उपर्युक्त सभी से? तो गांवों का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी से। जाति व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, परिवहन एवं संचार के साधनों से गांव के सामाजिक संगठन इस समय प्रभावित हो रहे हैं। अगला है समाज एवं लघु समुदाय से भिन्न संगठनों के हैं स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन होते हैं, स्पष्ट लक्ष्य तथा साधन दोनों होते हैं, न तो स्पष्ट लक्ष्य है और न ही साधन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा समाज और समुदाय से भिन्न है, क्योंकि समुदाय में स्पष्ट लक्ष्य और संसाधन दोनों होते हैं। अगला है यहाँ पे जो है संगठनों में स्पष्ट लक्ष्य और संसाधन होते हैं, जो कि इसे समुदाय और समाज से भिन्न बताते हैं। अगला है किसने कहा कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? बर्गेस, मम्फोर्ड, गाल्पिन, लुईस बर्थ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नगरवाद एक जीवन पद्धति है। यह कथन प्रसिद्ध कथन जो है लुईस बर्थ से संबंधित है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लुईस बर्थ से लेकर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय है? व्यापारिक संगठन, एक चर्च, एक मंदिर या एक कारागार? तो एक कारागार का निश्चित क्षेत्र होता है, इसलिए समुदाय से माना गया है। अगला है गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक
कौन उत्तरदायी है? रोजगार के सिमटते अवसर, जाति व्यवस्था, व्यक्तिवादी या चुनाव? तो गांव में चुनाव जो है गुटबंदी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अगला है, गांव में संयुक्त परिवार महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग रूढ़िवादी हैं, ग्रामवासियों का परिवारों के बंधनों में विश्वास है, या कार्य के एकीकृत अस्थायी प्रयास की मांग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष समुदाय की विशेषता नहीं है? भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, आत्मपर्यकता या व्यक्तिवाद? तो व्यक्तिवाद न होकर समूहवाद की भावना पाई जाती है, तो यह विशेषता नहीं है समुदाय की। अगला है, इनमें से कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है? परिवार, सामाजिक संरचना, समुदाय या सामाजिक व्यवस्था? तो जो है भौगोलिक क्षेत्र की संबद्धता से है हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा समुदाय। समुदाय का जो है एक निश्चित या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। अगला है, नगरीय समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? खेतिहर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था या औपचारिक संबंध? तो ग्रामीण समाज की इसमें से जो है औपचारिक संबंध विशेषता नहीं है। तो यहाँ हम अभी नगरीय समाज कह चुके थे, तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा औपचारिक संबंध जो है नगरीय समुदाय या समाज की विशेषता है। अब ग्रामीण समाज में अनौपचारिक संबंधों की अधिकता देखी जाती है। अगला है, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? बी मेहता, बी आर चौहान, बैजनाथ सिंह या एच आर एन स्टीन? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी मेहता। बी मेहता का कथन है कि यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है। अगला, रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे ने, डी.एन. मजुमदार ने, एम.एन. श्रीनिवास ने या डब्ल्यू.एच. वाइजर ने? तो रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक जो है वह डी.एन. मजुमदार से संबंधित है। अगला है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1948, 1950, 1951 या 1952? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1952। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है कि बचाओ और नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। तो यह कथन किसका है? सिम्स का, रास का, बोगार्ट्स का या जिमरमैन का? तो यह कथन रास का है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। अगला है, नगरीकरण न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है बल्कि जाने वालों की अप्रति विश्वास, मूल्य, व्यवहार, प्रतिमानों में भी परिवर्तन शामिल है। यह कथन किसका है? एंडरसन का, लुईस वर्थ का, बर्गल का या आर देसाई का? तो लुईस वर्थ का कहना है कि केवल नगरीकरण में जनसंख्या का जाना ही निहित नहीं होता है बल्कि उनके जो विचार, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान आदि जो है उनमें जो परिवर्तन है उसको भी नगरीकरण के रूप में देखा जाता है। सभी को मिला जुला कर कहा जाए तो जीवन शैली के जो प्रतिमान होते हैं वह भी नगरीकरण के परिवर्तन में शामिल होते हैं, लुईस वर्थ का कहना है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। समाज और समुदाय दोनों मूर्त हैं। समाज और समुदाय दोनों अमूर्त है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। अगला है, ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? शांति, सुरक्षा, सांप्रदायिकता, सहयोग? तो यहाँ राइट आंसर जो आएगा वह ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है सुरक्षा। अगला, निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? किम्बुज, पड़ोस, गांव, परिवार? तो राइट आंसर हो जाएगा किम्बुज। किम्बुज जो है गांव समुदाय का उदाहरण नहीं है क्योंकि यह कई परिवारों से मिलकर एक बने समूह को किम्बुज कहते हैं। अगला, किस उपनाम के द्वारा मैकी मैरियट को सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की है? आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या प्रौद्योगिक?
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। सांस्कृतिक आधार के रूप में मैकिम मरियट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण के रूप में किया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।